स्वागत है आपका भारत न्यूज में। दोस्तों मैं हूं नौजर और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। तो दोस्तों आज हो चुका है 5 मार्च 2022। तो आज भारत की टॉप बड़ी खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और साथ में वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं भारत की टॉप बड़ी खबरें। तो पहली खबर यह है कि गलत याचिका के कारण नहीं हुई लालू की बेल। झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई टली, वकील ने समय मांगा, जमानत पर 11 मार्च को होगी बहस। झारखंड हाईकोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को झटका दे दिया है। चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार मामले में 5 साल की सजा काट रहे लालू की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने कहा, याचिका में कुछ त्रुटियां हैं जिन्हें दूर करें तभी आगे सुनवाई होगी। इस पर लालू के वकील देवर्षि मंडल ने सोमवार तक उन त्रुटियों में सुधार करने का भरोसा दिलाया। अब मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। बताते डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में रांची के सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू को 5 साल की सजा देने के साथ 60 लाख का जुर्माना लगाया है। इस मामले में वो 15 फरवरी से जेल में बंद है। RIMS के पेंग वार्ड में इनका इलाज चल रहा है। तो दोस्तों वहीं दूसरी खबर यह है कि खून की जांच के लिए नहीं जाना होगा प्राइवेट लैब। पटना के लोक नायक जयप्रकाश नारायण सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एक ऐसी स्मार्ट पैथोलॉजी तैयार की गई है जहां खून की हर जांच आसानी से हो जाएगी। जांच के लिए मरीजों को प्राइवेट लैब नहीं जाना पड़ेगा। सरकार का दावा है कि इस लैब में हर प्रकार के खून की जांच की जाएगी। इससे गरीब मरीजों को काफी राहत होगी। यह दोस्तों वही तीसरी खबर है कि बम ब्लास्ट की जांच करेगी ATS। पटना से भागलपुर टीम रवाना। हालातों के आधार पर इशारा कुछ और पुलिस की थ्योरी पटाखे तक सिमटी। भागलपुर में हुए विस्फोट की जांच की जिम्मेवारी बिहार ATS को मिली है। इस मुख्यालय की तरफ से इस घटना की जांच के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। शुक्रवार शाम ATS की बम स्क्वाड की टीम पटना से भागलपुर के लिए रवाना हुई है। वो पहुंचकर बम धमाके की जांच करेंगे। इस टीम में 4 सदस्य शामिल है। शुक्रवार को पटना में ADG लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने कहा, भागलपुर के ततारपुर थाना के तहत कजवली चक इलाके में ये विस्फोट हुआ है। पुलिस मुख्यालय भी दावा कर रही है कि पटाखा बनने के दौरान ये घटना हुई है। अचानक से गुरुवार रात में विस्फोट हुआ। घटना में कुछ की मौत मौके पर तो कुछ की मौत इलाज के दौरान हुई। ADG के अनुसार अब तक 14 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इस बारे में भागलपुर के SSP की तरफ से डिटेल जांच रिपोर्ट दी जाएगी। ADG ने कहा है कि ये बात सही है कि इस विस्फोट की डेंसिटी काफी अधिक थी। इससे आसपास के घरों को भी नुकसान हुआ है। मामले की जांच के लिए टीम बनाई गई है। कुछ दिनों पहले भी भागलपुर में विस्फोट की घटनाएं हो रही थी। उस समय भी ATS की जांच करने की जिम्मेवारी दी गई थी। इस घटना को भी जांच ATS से कराई जाएगी। दूसरी तरफ स्थानीय सूत्र बता रहे हैं कि जिस लीलावती के घर में ये विस्फोट हुआ है उसके घर में हर वक्त 8 से 10 बोरा विस्फोट रहता है, जबकि पिछले 21 सालों से इनके पास पटाखा बनाने का कोई लाइसेंस नहीं है। दोस्तों वही चौथा खबर यह है कि बिहार में शराब माफिया के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई। माफियाओं को संपत्ति अब ED करेगी जब्त। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार तमाम तरह की तरीके आजमा चुके हैं। अब हेलीकॉप्टर की मदद से भी अवैध शराब की अड्डों को खोजा जा रहा है। इस बीच शराब माफियों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में शराब माफियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत कार्रवाई होगी। पुलिस महानिदेशक मद्य निषेध ने निर्देश जारी किया है। मद्य निषेध के पुलिस महानिदेशक अमृत राज ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी जिलों के SP और SSP को निर्देश दिया है। अवैध शराब की सप्लाई कर अकुत संपत्ति अर्जित करने वाले इन माफियों के संपत्ति को जब्त करने के लिए ED की मदद ली जाएगी। दरअसल PMLA के तहत ED को संपत्ति जब्त करने का अधिकार है। अब दूसरे राज्यों के शराब माफियों के भी संपत्ति जब्त होगी। बता दें कि बिहार में शराब बंदी को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार तमाम तरह के तरीके आजमा रहे हैं। गृह विभाग, DGP व मद्य निषेध विभाग के वरीय पदाधिकारी को लगातार CM निर्देश देते रहे हैं। समाज सुधार अभियान के तहत CM नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि जहरीली शराब
पीजिएगा तो मृत्यु का शिकार हो जाइएगा, इसलिए शराब से दूर रहिए। यहाँ दोस्तों वही पांचवा खबर ये है कि होली पर घर जाने के लिए मिलेगी कंफर्म टिकट। साल होली का त्योहार 18 मार्च को मनाया जाएगा। होली के त्योहार को देखते हुए भारतीय रेलवे एक बार फिर एक्टिव हो गई है ताकि यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक रेल यात्रा प्रदान की जा सके। आमतौर पर त्योहारों के मौके पर भारतीय रेल की ट्रेनों में यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल हर बार स्पेशल ट्रेन चलाती है, जिससे लोगों को अपने घर जाने के लिए ट्रेनों में आसानी से कंफर्म सीट मिल जाती है। इसके अलावा रेलवे कई ट्रेनों में डिब्बों की संख्या में भी बढ़ोतरी करती है। इस सिलसिले में उत्तर पश्चिमी रेलवे ने होली के त्योहार पर यात्रियों को बढ़ती संख्या को देखते हुए 5 ट्रेनों में डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। यहाँ दोस्तों छठा खबर यह है कि लखीमपुर खीरी कांड आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को रद्द करने वाली याचिका स्वीकार। 11 मार्च को सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट। लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। भाजपा सरकार में मंत्री अजीत मिश्रा टेनी के बेटे के खिलाफ शीर्ष कोर्ट 11 मार्च को सुनवाई करेगा। दरअसल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजीत मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा को मिली जमानत के खिलाफ पीड़ितों के परिजनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि वो आशीष मिश्रा की जमानत निरस्त करें। आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने बीते दिनों जमानत दे दी थी। मंजूर होने के बाद ही मृत किसानों के परिजनों ने फैसले का विरोध किया था और इस आदेश को चुनौती देने की बात कही थी। 3 अक्टूबर को लखीमपुर में 3 कृषि कानून के विरोध कर रहे किसानों पर भाजपा नेता के काफिले की एक कार चढ़ गई थी। इस मामले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का नाम आया था। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। यहाँ दोस्तों वही 7वां खबर यह है कि बादल फिर डालेंगे डेरा। पहाड़ों पर बर्फबारी होने से मैदान इलाकों में ठंडी हवा चल रही है, जिससे तापमान काफी नीचे पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार दिन भर धूप खिल रही, जिससे तापमान में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई। वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत में बारिश का दौर भी देखने को मिला। भारतीय मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। आईएमडी के मुताबिक अगले 12 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिमी बंगाल के खाड़ी के ऊपर एक दबाव और गहरा सकता है और अगले 48 घंटे के दौरान पश्चिमी उत्तर पश्चिमी की ओर उत्तरी तमिलनाडु तट की ओर बढ़ने की संभावना बनी है। दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी इस तरह की स्थिति बने रहने की संभावना है। रविवार और सोमवार को तटीय तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। रविवार रात दक्षिण पश्चिमी और इससे सटे पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और कोमोरिन क्षेत्र और तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों पर समुद्र की स्थिति बहुत खराब से बहुत खराब होगी। यहाँ दोस्तों वही 8वां खबर यह है कि सारण एसपी ने 18 थानेदार समेत 21 पुलिस पदाधिकारियों का एक साथ कर दिया तबादला। आपराधिक घटनाओं में हो रहे बढ़ोतरी और कई पुलिसकर्मी पर लग रहे आरोप के बीच सारण के पुलिस कप्तान संतोष कुमार ने बड़ा कदम उठाया है और 18 थानाध्यक्ष समेत 21 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसमें 3 सर्किल इंस्पेक्टर भी हैं। मिली जानकारी के अनुसार कई थानाध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा था, कई के खिलाफ कई तरह की शिकायतें मिल रही थी। इस वजह से एसपी ने इतने बड़े पैमाने तबादला किया गया है। जबकि निवर्तमान नगर थानेदार विमल कुमार सिंह को सदर अंचल का इंस्पेक्टर बनाया गया है। यहाँ दोस्तों वही 9वां खबर यह है कि डिफेंस एक्सपो 2022 को किया गया स्थगित। रक्षा मंत्रालय ने कहा है नई तारीख जल्द बताएंगे। गुजरात के गांधीनगर में 10 मार्च से 14 मार्च के बीच आयोजित होने वाले डिफेंस एक्सपो 2022 की स्थगित कर दिया गया है। गुजरात के गांधीनगर में 10 मार्च से 14 मार्च के बीच आयोजित होने वाले डिफेंस एक्सपो 2022 को स्थगित कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि इस एक्सपो में पार्टिसिपेट करने वाले प्रतिभागियों द्वारा अनुभव की जा रही लॉजिस्टिक समस्याओं के कारण ही इन एक्सपो को स्थगित किया जा रहा है। नए तारीख के बारे में उचित समय पर सूचित कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि डिफेंस
एक्सपो रक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित किया जाता है। एक्सपो में रक्षा मंत्रालय देश के सैन्य ताकत प्रणाली का प्रदर्शन करता है। इसमें दूसरे देश और रक्षा सामान बनाने वाले कंपनी भी हिस्सा लेती है। रक्षा मंत्रालय डिफेंस एक्सपो का आयोजन हर 2 साल में करती है। 2022 में हुआ था आखिरी डिफेंस एक्सपो। ये डिफेंस एक्सपो का 12वां एडिशन था। कोरोना की वजह से डिफेंस एक्सपो पिछले साल नहीं हुआ था। आखिरी बार डिफेंस एक्सपो 5-9 फरवरी 2020 को लखनऊ में हुआ था। इसमें कई देशों ने हिस्सा लिया था और 12 लाख से ज्यादा लोग इसे देखने पहुंचे थे। इस बार की डिफेंस एक्सपो में 63 देशों के 121 विदेशी प्रदर्शकों सहित 973 प्रतिभागियों को